संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से द्रव्यों का, पंचस्तिकाय का जो वर्णन किया जा रहा है, उस वर्णन में पांचों अस्तिकायों का अच्छे से वर्णन होने के बाद जो छठवां द्रव्य है, जिसे काल द्रव्य कहते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। और उसके जो कार्य हैं वो उपकार बताने के माध्यम से ही बताया जा रहा है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से काल द्रव्य के ये कार्य हैं, उसी तरह से पुद्गल आदि सभी द्रव्यों के ऊपर कार्य ही बताए गए हैं, जिन्हें हम उपकार की दृष्टि से देखते हैं। काल द्रव्य के इन उपकारों में सबसे पहला जो वर्तना लक्षण वाला काल था, वह निश्चय काल था। वर्तना ही उसका लक्षण है, और उस निश्चय काल के उस वर्तना लक्षण के होने पर ही आगे की कोई भी पर्यायें प्राप्त होती हैं जो व्यवहार काल का रूप ले लेती हैं। वर्तना प्रति समय जो हर द्रव्य में हो रही है, उसी का नाम वर्तना है, जिसे हम प्रवर्तमान कह सकते हैं। हर द्रव्य अपने आप में कुछ ना कुछ हो रहा है, कर रहा है, और जो द्रव्य के अंदर प्रति समय यह प्रवर्तना चल रही है, उसी का नाम यहाँ वर्तना है। यह वर्तना निश्चय काल का लक्षण है कि इसी के माध्यम से प्रति समय प्रति द्रव्य में उसकी जो सत्ता बनी हुई है, उस सत्ता को अनुभूत करने वाली यह वर्तना है। और इसी वर्तना के माध्यम से आगे की यह परिणाम रूप क्रिया उत्पन्न होती है, जिसके बारे में भी बताया गया है। वह परिणाम जो सामने आता है, वह दो प्रकार से आपको बताया था, एक वैश्रेषिक के रूप में और एक प्रायोगिक के रूप में। परिणाम भी वैश्रेषिक होता है, प्रायोगिक होता है। उसमें भी जो अनादिमान आदिमान के भेद घटित किए थे, वो भी आपको बताया था। और उसमें उन परिणामों में ये भी जानने योग्य है कि बहुत से परिणाम जो चेतन द्रव्य में घटित होते हैं, वो प्रायोगज भी होते हैं और स्वभाव से होने वाले वैश्रेषिक भी होते हैं। जो वैश्रेषिक भाव थे, उन भावों के बारे में भी आपको बताया था, और जो प्रायोगज होने वाले भाव हैं, वो भी बताए थे। इन परिणाम के बाद ही क्रिया का नंबर आता है। परिणाम में और क्रिया में एक जो विशेष अंतर होता है, वो ये होता है कि परिणाम तो द्रव्य में हर समय जो परिणति होती है, वो भी परिणाम है, और उस परिणति को अगर हम देख पाते हैं तो उसका नाम भी परिणाम है। स्वाभाविक भी परिणाम होता है, वैभाविक भी परिणाम होता है। जो द्रव्य के अंदर
क्रोध आदि भाव उत्पन्न होते हैं जीव द्रव्य में, वह भी उसका परिणाम है। यह उसका वैभाविक परिणाम है। और जो शुद्ध आत्माओं में शुद्ध गुण और पर्यायों की प्रति समय जो उन्हें अनुभूति होती, यह उनका स्वाभाविक परिणाम है। ये स्वाभाविक और वैभाविक दोनों प्रकार के परिणाम सूक्ष्म भी हैं, स्थूल भी हैं, जो पकड़ में आते भी हैं, और कुछ जो वैभाविक हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, और जो स्वाभाविक हैं वो पकड़ में नहीं आते। ये सभी परिणाम के रूप में हैं। इन परिणाम में और क्रिया में जो अंतर है वो ये है कि परिणाम में केवल उसकी परिणति जो हो रही है उसको ग्रहण करना है। वह परिणति अपरस्पंदात्मक होती है, माने उसमें परिस्पंदन नहीं होना। परिस्पंदन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप परिस्पंदन। जब परिस्पंदन होने लगे तो वो क्रिया का रूप ले लेगी, और परिस्पंदन के बिना जो हो रहा है वो परिणाम कहलाएगा। कल आपको जैसे एक उदाहरण दिया था, बादल बनते हैं और इंद्रधनुष बनते हैं, और इन बादलों की जो अपने आप में रचना होती है, ये भी उन बादलों के रूप में जो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हो गया वो उसका परिणाम है। अब परिणाम होने के बाद में क्रिया क्या होगी? जब हवा चलेगी और बादल यहाँ से वहाँ जाएंगे, अथवा वो बादल बरस जाएंगे, तो ये उसकी क्रिया हो गई। क्रिया में एक स्थान से दूसरे स्थान रूप गति होगी, परिणाम में केवल उसी रूप उन पुद्गलों का परिणमन होगा। ये परिणाम और क्रिया के बीच में एक विशेष अंतर होता है। जैसे परिणाम दो प्रकार के बताए थे, प्रायोगिक और वैश्रेषिक, ऐसे ही क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रायोगिक भी होती हैं और वैश्रेषिक भी होती हैं। जो प्रायोगिक क्रियाएं होती हैं वो पुरुष की अपेक्षा रखती हैं, माने किसी व्यक्ति की अपेक्षा से जो क्रिया की जाती है उसका नाम प्रायोगिक क्रिया है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम भोजन करते हैं, हम जो है किसी भी वस्तु को यहाँ से वहाँ घसीट करके उठा करके रख देते हैं, ये सब जो हम पुरुष अपेक्षित जो क्रियाएं हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब प्रायोगिक क्रियाएं हैं। और जो स्वयं होने वाली क्रियाएं होती हैं वो सब वैश्रेषिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो स्वभाव से वातावरण में होती रहती हैं या हमारे शरीर आदि में परिवर्तन के साथ में भी होती रहती हैं, वो स्वाभाविक क्रियाओं में ही आएंगी। बाल्यावस्था से बढ़ते बढ़ते हम युवा होकर के अंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ये भी एक वैश्रेषिक परिणमन है देखा जाए तो। कोई हमारे लिए प्रायोगिक नहीं है कि हम कर रहे हों तब हम बाल से युवा हो रहे हों और युवा से वृद्ध हो रहे हों। तो यह परिणमन जो स्वयं होते हैं ये सब वैश्रेषिक कहलाते हैं, और जिसमें जितना हम कर पाते हैं वो हमारे लिए प्रायोगिक होता है। तो इस तरह से ये जो क्रिया होती है उस क्रिया में भी काल द्रव्य का ही उपकार होता है, कारण होता है। यूँ कहें काल का ही कार्य होता है। काल के बिना क्रिया नहीं हो सकती। कोई भी क्रिया जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप है, परिस्पंदात्मक है, उसमें काल द्रव्य का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और वह रोल इसी रूप में है कि वह परिणाम पहले होगा, उसके बाद में क्रिया होगी। कोई चीज़ जब कुछ अपना परिणमन कर लेगी, उसी रूप में फिर उस परिणमन को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो क्रिया का रूप ले लेता है, और इसी में काल द्रव्य सहायक होता है। काल द्रव्य के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती। मान लो बाल अवस्था से हम युवा बन गए, युवा से वृद्धता की ओर जा रहे हैं, तो इसमें भी काल द्रव्य का एक उपकार है। क्या है? काल द्रव्य का उपकार है। उपकार का मतलब काल के ही द्वारा ये सब हो रहा है। आप नहीं भी करेंगे, नहीं भी चाहेंगे तो भी होगा। तो यह जो हो रहा है, जो हमें देखने में आता है, जैसे जब हमें 20 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, तो हमें पकड़ में आया कि हम 10 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए। तो जब ये फीलिंग आती 20 वर्ष के हो गए, तो 20 वर्ष पहले क्या थे? जो बचपन था, जो शैशव अवस्था थी,
तो वह अवस्था से इस अवस्था में आने तक हमें कभी भी वर्तना महसूस नहीं हुई। क्रिया भी महसूस हुई और परिणाम भी महसूस हो रहा है, लेकिन वर्तना महसूस नहीं हुई। तो वर्तना वो सूक्ष्म परिणति है जो महसूस नहीं होती, लेकिन उसके बिना परिणाम नहीं होता और उसके बिना क्रिया नहीं होती। तो जब बाल्यावस्था में जैसा शरीर होता है उसका परिणमन धीरे धीरे जब युवावस्था के रूप में हो जाता है तो युवावस्था जैसा परिणमन हो गया, और जब उस परिणमन के साथ में शरीर हो गया तो फिर उस शरीर में जो क्रिया होगी वो उसकी क्रिया कहलाएगी। उस पर शरीर के साथ जो हम क्रिया करेंगे वो उसकी क्रिया कहलाएगी। तो बाल अवस्था में भी परिणाम है, क्रिया है, युवावस्था में भी परिणाम है, क्रिया है, और बाल्यावस्था से युवावस्था तक आने में भी परिणाम है, क्रिया है, और उसके पीछे वर्तना भी है। और यही वर्तना बताती है कि काल एक द्रव्य है जो निश्चय के रूप में है, परमार्थ काल है। उस वर्तना के बिना यह परिणाम एक साथ संभव नहीं है। हम एक साथ बाल से युवा नहीं हो गए, एक साथ युवा से वृद्ध नहीं हो गए, यह हर समय चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो हर समय चलने वाली प्रक्रिया है वो वर्तना है। जब कोई हमें परिणाम उसका कुछ दिखाई देने लग जाता है तो वो परिणाम, जो अगर आप अपरिस्पंदात्मक के रूप में लेंगे तो वो परिणाम हो गया। जैसे शरीर में ही कुछ प्रोसेस हो गया तो ये हो गया अपरिस्पंदात्मक, और फिर हमने उस शरीर के साथ कुछ क्रिया की, शरीर को ही अब हम चलाने लायक हो गए, खुद उठने बैठने लायक हो गए। पहले जो है केवल सरकते थे, घुटनों के बल चलते थे, अब हम जो है दौड़ने लग गए, तो ये क्रिया खुद करने लग गए। परिणाम आया सामने, क्रिया हो गई, लेकिन वर्तना के बिना कुछ भी नहीं हो रहा। तो यही सब चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि इन सबके पीछे काल द्रव्य बिल्कुल एक साइलेंट मोड में काम करता है, और उसके बिना किसी भी द्रव्य में ये वर्तना नहीं होगी तो कोई भी द्रव्य में स्वाभाविक या वैभाविक किसी भी प्रकार का परिणमन नहीं हो सकता। तो हमारा ये जो सब परिणमन है, ये सब वैभाविक परिणमन के पीछे भी काल द्रव्य का एक बहुत बड़ा हाथ है। और ये काल द्रव्य स्वयं तो कांस्टेंट है, लेकिन सब द्रव्यों को जो है मूवमेंट देता रहता है ना। जैसे कुम्हार का चाक होता है तो उस चाक के नीचे कीली होती है, तो वो कीली तो कांस्टेंट रहती है, और उसी के ही जो है धुरी पर, उसी सेंटर पर जो है पूरा का पूरा चाक घूमता है, और चाक के ऊपर भी जो चीज़ें रखी होंगी वो भी उसी के अनुसार घूमेंगी और उनकी शेप अलग अलग बनेगी। तो जो कांस्टेंट रहता है वो परमार्थ काल है, जिसे हम काल द्रव्य कहते हैं। उसमें ही ये वर्तना लक्षण वाली प्रक्रिया घटित होती है, और जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम पकड़ पाते हैं, वो व्यवहार काल होता है। तो जो हमारे व्यवहार में काम आने वाला होता है वो व्यवहार काल होता है। जब हम कहते हैं कि हम 20 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, तो ये हमारा व्यवहार है। ये व्यवहार काल के माध्यम से ये हम व्यवहार चलाते हैं कि हम 20 वर्ष के हुए, 1 महीने के हुए, 1 दिन के हुए, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार है। तो आचार्य कहते हैं हमें भले ही वर्तना दिखाई ना दे, लेकिन अनुमान से हमें ये जानना है कि वर्तना के बिना कभी ये घटित नहीं हो सकता, है ना। आपने चावल बनाने के लिए जो है, चावल क्या बनाओगे? भात बना लेते हैं, है ना। भात बनाने के लिए मान लो आपने जो है अंगीठी पर या गैस पर जो है किसी पतीली में ना आपने कोई चावल और पानी वगैरह सब डाल के रख दिया। अब आपने देखा कि उसको बनने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लग जाता है। तो चलो आधा घंटा लग गया, है ना। आधा घंटे में वो चावल जो है पक गया, ठीक है ना। अब आपने तो ये कह दिया कि आधा घंटे में पक गया। आप ये बताओ कि जिस समय पर आपने उस चावल में पानी डाल करके उसे बिल्कुल जब उस चूल्हे पर रखा था, गैस पर रखा था, तो तभी से उसमें कुछ होना शुरू हो गया कि आधा घंटे बाद पका था वो? कि वो आधा घंटे बाद एकदम से युगपत एक साथ पक गया वो आधा घंटे का? तो बोलने में तो क्या आता है कि आधा घंटे में
है ना, पक गया, आधा घंटा लगा इसको पकने में, तो आधा घंटा लगने का मतलब है कि जब से हमने उसको रखा तभी से जो है वो पकना शुरू हो गया। वर्तना तो उसमें उसी समय से हो गई, परिणाम थोड़ी देर से दिखाई दिया, क्रिया और बाद में दिखाई दिया, है ना। परिणाम क्या, जो उसमें गलना शुरू हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा पकाव आना शुरू हुआ, उसका परिणाम है। और फिर क्रिया, जब वो अपने स्थान पर खदबद 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 करने लगा तो उसमें क्रिया भी होने लगी, है ना। तो ये सब बिना वर्तना के नहीं हो रहा है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये पूरा सूत्र। जो कुछ भी यहाँ होता है, चाहे वो जीव के साथ हो चाहे अजीव के साथ हो, दोनों का उदाहरण आपको दे दिया। ये सब चीज़ें जो यहाँ घटित हो रही हैं वो सब वर्तना, परिणाम और क्रिया के माध्यम से ही चल रही हैं। इसलिए इस सूत्र में दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन तो इतना हो गया, वर्तना परिणाम क्रिया, यहाँ पर विभक्ति तोड़ दी गई, माने इतना चीज़ें ये सब एक साथ चल रही हैं और इनके अनुसार ये सब क्रियाएं होने के कारण से सब व्यवहार हो रहा है। अब एक दूसरा सूत्र का पोर्शन है परत्वा परत्विच, है ना। इसको एक अलग विभक्ति के रूप में लिया है, माने एक अलग चीज बताई है कि हम व्यवहार में और भी चीजें देखते हैं तो परत्व अपरत्व के रूप में होती हैं। परत्व का मतलब होता है पर माने थोड़ा सा दूर, अपर माने उसके अपेक्षा से कम दूर, है ना। तो कोई चीजें जब काल की अपेक्षा से दूर चली जाती हैं तो वो परत्व के रूप में हो जाती हैं। किसी काल की अपेक्षा से वही चीज उससे पास में है तो वो अपरत्व के रूप में आ जाती है ना। काल की ही अपेक्षा से तो हम सब चीजों को छोटा या बड़ा जानते हैं, नहीं समझे। आज हम जो व्यवहार करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 40 वर्ष का, एक व्यक्ति 20 वर्ष का है, तो काल की अपेक्षा से ही तो हम कहेंगे जब 40 वर्ष वाला सामने खड़ा होगा तो भाई ये 20 वर्ष वाला ये छोटा है। वो जो है परत्व हो गया 40 वर्ष वाला और ये अपर हो गया। और अगर उसी 20 वर्ष वाले के पास में 5 वर्ष वाला खड़ा होगा तो हम कहेंगे कि ये 20 वर्ष वाला परत्व हो गया और ये 5 वर्ष वाला अपरत्व हो गया। तो ये सब जो व्यवहार है वो सापेक्षिकता के साथ चलता है, समझ आ रहा ना। मतलब जितना भी टाइम थ्योरी है वो सब रिलेटिविटी के साथ ही चलती है। टाइम थ्योरी हमेशा किसी ना किसी वस्तु को सापेक्ष लेकर के चलती है और उसी से ही टाइम मापा जाता है। और टाइम का कोई भी बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, टाइम का कोई एंड पॉइंट नहीं है। जहाँ खड़े हो जाओ बस वहीं से लाइन लगना शुरू हो जाती है। क्या बोलते हो? हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। नहीं समझ में आया? बात बिल्कुल सही है। खड़े होने का मतलब हम जहाँ खड़े हो गए माने हम जहाँ प्रेजेंट हो गए, तो जो खड़े होना है वो प्रेजेंट होना है, बस उसके बाद जो होना है वो सब उसी में लाइन लगना शुरू होना है। माने वही चीज फिर जो आगे होती जाएगी उसकी अपेक्षा से पीछे वाली पास्ट हो जाएगी और जो आगे होती चली जाएगी वो पिछले वाले की अपेक्षा से फ्यूचर कहलाएगी। जो हम भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों कालों का विभाजन करते हैं, यह काल भी सापेक्षिक ही होता है। अगर आपसे पूछे अच्छा बताओ वर्तमान कहाँ से शुरू हुआ और भूत क्या है, तो किसी समय पर किसी भी काल के ऊपर हम टीका नहीं लगा सकते हैं कि ये टाइम वर्तमान का है और ये टाइम पास्ट हो गया, क्योंकि हर प्रेजेंट पास्ट हो रहा है, समझ आ रहा है। और जो प्रेजेंट आगे होता चला जा रहा है वही पीछे पीछे पास्ट होता चला जा रहा है और वो जो फ्यूचर था वही प्रेजेंट के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि निश्चय काल का पहला लक्षण वर्तना है। द्रव्य के अंदर प्रति समय चल रही प्रवर्तना ही वर्तना है। इसे प्रवर्तमान भी कहते हैं। इसी के माध्यम से प्रति समय प्रति द्रव्य में उसकी सत्ता अनुभूत होती है। वर्तना के बाद प्राप्त पर्याय व्यवहार काल होती है। चेतन द्रव्य में भी दोनों प्रायोगिक और वैशिष्टिक परिणाम घटित होते हैं। ये पकड़ में आने वाले वैभाविक परिणाम जैसे क्रोध आदि भाव भी होते हैं और पकड़ में न आने वाले शुद्ध आत्माओं में घटित गुण पर्यायों की अनुभूति वाले
स्वाभाविक परिणाम भी होते हैं। ये परिणाम सूक्ष्म और स्थूल होते हैं। हमने जाना कि परिणाम में केवल परिणति होती है, परिस्पंदन नहीं, जबकि क्रिया में परिस्पंदन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान रूप गति होती है। जैसे बादलों की रचना में पुद्गल परमाणुओं का परिणमन परिणाम है। हवा चलने और बादल बरसने पर उसकी क्रिया हो गई। बिना वर्तना के परिणाम और क्रिया संभव नहीं है। परिणाम की तरह क्रियाएं भी प्रायोगिक और वैशेषिक होती हैं। प्रायोगिक क्रियाओं में पुरुष अपेक्षित होता है, जैसे गाड़ी चलाना। वैशेषिक क्रियाएं स्वयं होती रहती हैं, जैसे वातावरण में शरीर में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन रूप क्रियाएं। बाल्यावस्था से अंत अवस्था प्राप्त करना भी वैशेषिक ही है, प्रायोगिक नहीं। हमने जाना कि परिस्पंदनात्मक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने रूप क्रिया में काल द्रव्य का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहले कोई चीज अपना परिणमन करेगी, फिर वह परिणमन आगे बढ़ के क्रिया का रूप लेगा। शिशु अवस्था से युवा अवस्था और युवा अवस्था से वृद्धावस्था होना भी काल के द्वारा ही हो रहा है। हमारे न चाहने या न करने पर भी ये होगा ही। इन अवस्था में हमें क्रिया और परिणाम महसूस होते हैं। अवस्था के अनुसार शरीर में भी परिणमन होता है। यदि यह अपरिस्पंदनात्मक है तो परिणाम रूप होता है, और यदि सरकने चलने रूप है तो क्रिया होती है। लेकिन हम एक साथ बाल से युवा नहीं होते। यह प्रति समय चलने वाली सूक्ष्म वर्तना है जो महसूस नहीं होती। आचार्य हमें अनुमान से जानने के लिए कहते हैं कि वर्तना के बिना कभी यह घटित नहीं हो सकता। जैसे भात बनने में गैस पर सभी सामग्री रखने के बाद भी आधे घंटे का समय लगता है। वर्तना तो उसमें उसी समय से हो जाती है, पर चावल गलना रूप परिणाम और खतपद रूप क्रिया देर से दिखाई देती है। बिना काल के द्रव्य में स्वाभाविक या वैभाविक परिणमन नहीं हो सकता। यह स्वयं कांस्टेंट रहकर सब द्रव्यों को मूवमेंट देता रहता है। जैसे कुम्हार के चाक के नीचे कीली तो कांस्टेंट रहती है, पर उसी धुरी के ऊपर पूरा चाक और उसी पर रखी चीजें घूमती हैं। जो कांस्टेंट है वह वर्तना लक्षण वाला परमार्थ या निश्चय काल है, और व्यवहार में हमारे काम आने वाला व्यवहार काल है। जैसे हम 20 वर्ष के हो गए। सूत्र के एक भाग के अनुसार ये वर्तना, परिणाम और क्रिया सब साथ चलती है, और क्रियाएं होने के कारण ये सब व्यवहार है। अलग विभक्ति रूप इसके दूसरे भाग के अनुसार व्यवहार में परत्व यानी थोड़ा सा दूर और अपरत्व अपेक्षाकृत उससे कम दूर भी देखते हैं। काल की अपेक्षा ही चीजें दूर यानी परत्व, और किसी काल की अपेक्षा से वही चीज पास यानी अपरत्व होती है। चीजें काल सापेक्ष छोटी बड़ी होती हैं। टाइम थ्योरी हमेशा किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष ही चलती है। उसी से ही टाइम मापा जाता है। इसका कोई बिगिनिंग और एंड पॉइंट नहीं है। भूत, भविष्य और वर्तमान का विभाजन भी काल सापेक्ष ही होता है। तो चलिए अब हम सभी चुनवानी स्तुति करेंगे, और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का।
आप अपने फोन को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, चेतन द्रव्य में कौन से परिणाम घटित होते हैं? स्वाभाविक, वैसस्रिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अध्याय 5 की कक्षा 30 के आज के सवाल का सही उत्तर है वैसस्रिक परिणमन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड को स्कैन करें।